राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। राज्य उत्तर प्रदेश सदस्य संख्या 31, महाराष्ट्र सदस्य संख्या 19, आंध्र प्रदेश सदस्य संख्या 18, तमिलनाडु सदस्य संख्या 18, बिहार सदस्य संख्या 16, पश्चिम बंगाल सदस्य संख्या 16, कर्नाटक सदस्य संख्या 12, मध्य प्रदेश सदस्य संख्या 11, गुजरात सदस्य संख्या 11, उड़ीसा सदस्य संख्या 10, राजस्थान सदस्य संख्या 10, केरल सदस्य संख्या 9, पंजाब सदस्य संख्या 7, असम सदस्य संख्या 7, झारखंड सदस्य संख्या 6, छत्तीसगढ़ सदस्य संख्या 5, हरियाणा सदस्य संख्या 5, जम्मू कश्मीर सदस्य संख्या 4, हिमाचल प्रदेश सदस्य संख्या 3, उत्तराखंड सदस्य संख्या 3, नागालैंड सदस्य संख्या 1, मिजोरम सदस्य संख्या 1, मेघालय सदस्य संख्या 1, मणिपुर सदस्य संख्या 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली 3, पुदुचेरी 1। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 1966 से 67, एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 97, आई.के. गुजराल 1997 से 98, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से ब्लैंक। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति डॉक्टर एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। पृष्ठ 205। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगस्त 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। 79वें संवैधानिक संशोधन 1999 ईस्वी के द्वारा। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में लोकसभा सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश 42, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, उड़ीसा 21, केरल 20, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली 7, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर तथा नागर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, दमन एवं दीव 1। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। 1. वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 3. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वो पागल तथा दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970 ईस्वी से 1977 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1984 ईस्वी, नवंबर 1989 ईस्वी, मार्च 1991 ईस्वी, दिसंबर 1997 ईस्वी तथा अप्रैल 1999 ईस्वी किया गया है।
आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। पृष्ठ 206। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए गए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाएं, तब यदि एक दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। 3. दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष। पहली लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरी लोकसभा एम अनंत शयनम आयंगर। तीसरी लोकसभा हुकुम सिंह। चौथी नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी लोकसभा गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत। छठी नीलम संजीव रेड्डी के पास हेगड़े। सातवीं बलराम जाखड़। आठवीं बलराम जाखड़। नौवीं रवि राय। 10वीं शिवराज वी पाटिल। 11वीं पी.ए. संगमा। 12वीं जी.एम.सी. बालयोगी। 13वीं जी.एम.सी. बालयोगी मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 15वीं मीरा कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। 1. सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। 2. किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। 3. वो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। 4. संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। पृष्ठ 207। 5. विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। 6. संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। 7. अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम थे। नोट: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले। 1. डी.डी. आइजनहावर 1959।
2 जिमी कार्टर 1978, 3 बिल क्लिंटन 2000, 4 बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे, 1 रिचर्ड निक्सन 1969, 2 जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित होता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से ये मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 1। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। 1 राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति। 2 राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। 3 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 4 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 5 ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। 6 भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा ही दी गई डिक्री या पंचाट। 7 कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। 17 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। ये निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। ये निधि कार्यपालिका के व्ययवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनावेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो या समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। पृष्ठ 208। 18 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अहर्ताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। 19 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार 1 साबित कदाचार या 2 असमर्थता हो सकेंगे। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने के लिए तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेता है। ये सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। ये इस बात की संपरीक्षा करता है। 20 संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। 1 साधारण विधि द्वारा संशोधन। 2 संसद के विशेष बहुमत द्वारा। 3 संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। 1 साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। 1 नए राज्यों का निर्माण। 2 राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। 3 संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन।
यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। 3. संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं: 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54। 2. राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति अनुच्छेद 55। 3. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 4. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 5. केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 6. संघीय न्यायपालिका। 7. राज्यों के उच्च न्यायालय। 8. संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। 9. 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 11. संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। पृष्ठ 209। 21. न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नोट: उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई है। तदुपरांत 1960 ईस्वी में ये सब संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 हो गई। केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की योग्यताएं: 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. वो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों के में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर पाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार: 1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये निम्न मामलों में प्राप्त है: 1. भारत संघ तथा 1 या 1 से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। 2. भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और 1 या 1 से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। 3. 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। पृष्ठ 210। 2. अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: 1. सांविधानिक, 2. दीवानी और 3. फौजदारी। 3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143
न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। 4. पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। 5. अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 6. मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय का विशेष रूप से उत्तरदायी ठहरता है और वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, पृच्छालेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। अनुच्छेद 231। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन तथा दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक 58 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। 1. वो भारत का नागरिक हो। 2. कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी फौजदारी राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होती है। ये निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश को लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। पृष्ठ 211। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो उस न्यायालय की वकालत नहीं कर सकता, किंतु वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान। 1. नाम कलकत्ता, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान कोलकाता, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। 2. बम्बई,
स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव। मूल स्थान मुंबई। खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। 3. मद्रास। स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता तमिलनाडु और पुदुचेरी। मूल स्थान चेन्नई, खंडपीठ मदुरई। 4. इलाहाबाद। स्थापना वर्ष 1866 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ। 5. कर्नाटक। स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद, खंडपीठ डैश। 5. कर्नाटक। स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कर्नाटक। मूल स्थान बेंगलोर, खंडपीठ डैश। 6. पटना। स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता बिहार। मूल स्थान पटना, खंडपीठ डैश। 7. जम्मू कश्मीर। स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता जम्मू कश्मीर। मूल स्थान श्रीनगर, खंडपीठ जम्मू। 8. उड़ीसा। स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता उड़ीसा। मूल स्थान कटक, खंडपीठ डैश। 9. गुवाहाटी। स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। मूल स्थान गुवाहाटी, खंडपीठ कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, शिलोंग, आइजॉल, ईटानगर। 10. राजस्थान। स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता राजस्थान। मूल स्थान जोधपुर, खंडपीठ जयपुर। 11. आंध्र प्रदेश। स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता आंध्र प्रदेश। मूल स्थान हैदराबाद, खंडपीठ डैश। 12. मध्य प्रदेश। स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता मध्य प्रदेश। मूल स्थान जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। 13. केरल। स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता केरल, लक्षद्वीप। मूल स्थान अर्नाकुलम, खंडपीठ डैश। 14. गुजरात। स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता गुजरात। मूल स्थान अहमदाबाद, खंडपीठ डैश। 15. दिल्ली। स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता दिल्ली। मूल स्थान दिल्ली, खंडपीठ डैश। 16. हिमाचल प्रदेश। स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता हिमाचल प्रदेश। मूल स्थान शिमला, खंडपीठ डैश। 17. पंजाब व हरियाणा। स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। मूल स्थान चंडीगढ़, खंडपीठ डैश। 18. सिक्किम। स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता सिक्किम। मूल स्थान गंगटोक, खंडपीठ डैश। 19. छत्तीसगढ़। स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता छत्तीसगढ़। मूल स्थान बिलासपुर, खंडपीठ डैश। 20. उत्तराखंड। स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता उत्तराखंड। मूल स्थान नैनीताल, खंडपीठ डैश। 21. झारखंड। स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी। राज्य क्षेत्र अधिकारिता झारखंड। मूल स्थान रांची, खंडपीठ डैश। पृष्ठ 212।